नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, आज एक सोशल मीडिया किट को लेकर जबरदस्त घमासान चलता रहा भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संबित महापात्रा ने एक सोशल मीडिया किट को लेकर कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने एक सोशल मीडिया किट जारी की है अपने कार्यकर्ताओं के लिए, नेताओं के लिए, जिसमें भारत की छवि को खराब करने और मोदी जी की छवि को खराब करने का एक पूरा प्लान है। इस पे उन्होंने बाकायदा कहा है कि कांग्रेस के नेताओं से कहा गया है कि वो जो वायरस है, जो स्ट्रेन है, उसको मोदी स्ट्रेन कहें और कुंभ मेले को सुपर स्प्रेडर इवेंट के रूप में प्रचारित करें। तो एक तरफ से ये हमला हुआ, इसमें और भी चीजें जुड़ी। जेपी नड्डा ने भी हमला किया और जो स्मृति ईरानी है, केंद्रीय मंत्री, उन्होंने भी हमला किया और उन्होंने बाकायदा इस पूरे को एक सांप्रदायिक रंग भी देने की कोशिश की। उन्होंने शेम हिंदू ब्लेम हिंदू का को कांग्रेस से जोड़कर, राहुल गांधी से जोड़कर एक हमला किया। तो उधर कांग्रेस भी उतनी ही आक्रामक दिखाई दी। उसने साफ साफ कहा कि ये पूरा जो सोशल मीडिया का किट उसके नाम से प्रचारित किया जा रहा है, दरअसल एक फर्जी वाड़ा है और बीजेपी पर फर्जीवाड़ा करने, दुष्प्रचार करने का आरोप लगाती उसने बाकायदा संबित महापात्रा, जेपी नड्डा, स्मृति ईरानी और बीएल संतोष के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी है। तो ये पूरा मामला है। सवाल उठता है कि बीजेपी को ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि इस सोशल मीडिया किट को इस समय इस पैमाने पर उठाना और फिर जबरदस्त तरीके से हमला बोलना उसको जरूरी लगा। दूसरी बात यह है कि क्या सचमुच में ये सोशल मीडिया किट है भी कांग्रेस की या एक फर्जी किट है? ये अगर फर्जी हुई तब तो बीजेपी की और भी फजीहत हो सकती है। और तीसरी बात यह है कि इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो पब्लिक डोमेन में पहले से ही है। मसलन राहुल गांधी पहले भी कह चुके हैं वायरस को मोदी से जोड़कर, मोदी वायरस कोरोना को जोड़कर, तो कोई नई बात भी उस तरह से निकल कर नहीं आती है। बहरहाल ये तमाम सवाल हैं जो आज की चर्चा में उठेंगे, जिन पर हम लोग बातचीत करेंगे। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट मौजूद हैं। हमारे साथ जाने माने पत्रकार एनके सिंह जी हैं, हमारे साथ सतीश के सिंह हैं, बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ विनोद अग्निहोत्री जी भी हैं और शीतल पी सिंह भी जुड़ चुके हैं। तमाम वरिष्ठ पत्रकारों का स्वागत है। सबसे पहले सिंह साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। आपको पहली नजर में ये सोशल मीडिया किट क्या लगता है? हालांकि इसकी तमाम तरह की जांच होगी, तब पता चलेगा कि ये सही है या फर्जीवाड़ा है, लेकिन पहली नजर में आपको क्या लगता है? इसको प्रूव करने का एक तरीका होता है तर्कशास्त्र में, कंक्लूजन से प्रेमाइस पे जाएं कि अगर ये ऐसा किया गया है तो इसमें गेम क्या क्या है। जब हम इसको इस डिस्कोर्स में लाएंगे तो अभी 4 दिन पहले अखबारों में आपने खबर पढ़ी होगी कि बीजेपी मोदी की गिरती साख से बहुत चिंतित है और संघ और बीजेपी दोनों मिलकर इस साख को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। और उसके बाद सोशल मीडिया में एक नहीं मतलब सैकड़ों की तादाद में वो चीजें आई कि मोदी जी ने पिछले साल मई में कौन सी मीटिंग की थी कोरोना के लिए, अगस्त में कौन सी की थी, जुलाई में कौन सी की थी, और पूरे साल में किस तरह कोरोना से लड़ने के लिए शिद्दत से कोशिश करते रहे। तो एक आर्टिकल वो डेट देके आया था। ये इसका सकारात्मक पहलू था मोदी जी के इमेज को उठाने का। जाहिर है कि जब ये करते हैं तो अटैक भी करना पड़ेगा, खाली इतने से काम नहीं चलता है, क्योंकि सत्य होता यह है कि डिनायल एक बिहेवियरल साइंस में और खास करके साइकोलॉजी का एक सब्जेक्ट है जिसको कि हम डिनायलिज्म कहते हैं। डिनायलिज्म में आप इस्टेब्लिश तथ्यों को भी सीधे डिनाई कर देते हैं और फिर कहते हैं देखो रामलाल है ना, वो देखो काली कमीज पहना है ना, इसलिए उसी ने चोरी की है। यहां से वो डिनाइल का, और ये बहुत फेमस है आपके बिहेवियरल साइंस में और खास करके साइकोलॉजी के, सोशल साइकोलॉजी में। तो इसमें कोई नई बात नहीं है। इसलिए इससे कांग्रेस को गेम क्या है, इसकी 2 बातें, चूंकि हम लॉजिक के विद्यार्थी रहे हैं तो इसमें तोड़ना पड़ता है किसी भी ऐसे सिचुएशन में तथ्य जानने के लिए। तो पहला यह है कि
इस बात से ये लगा कि मोदी की इमेज गिरी है। पहला तो ये प्रेमाइस है, उसको कांग्रेस अटैक कर रही है। तो उसमें दूसरा ये है कि उनके कर्म या अकर्म से नहीं हुआ है, बल्कि किसी के गिराने से गिरी है। वो कांग्रेस हो, सीपीएम हो, जो भी हो, दूसरा प्रेमाइस ये निकलता है। तीसरा निकलता है, कोई टूल किट का नाम लेते हैं, टूल किट का इस्तेमाल करके किसी की इमेज गिराई जा सकती है, बढ़ाई जा सकती है। तीसरा ये है प्रेमाइस। और चौथा है, कांग्रेस इतनी सक्षम है कि भारत की इमेज, मोदी की इमेज गिरा घटा सकती है, इतनी ताकतवर है। तो कमबख्त इतनी ताकतवर है तो ये 9 साल से ये क्यों भोग रही है, तो 7 साल से कारावास क्यों भोग रही है, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है। अगर कांग्रेस इतनी सक्षम है कि मोदी ऐसे व्यक्ति की जो सरकार के सारे साधन रखता है, उसकी इमेज एक टूल किट लाके निकाल सकती है। अच्छा, ये टूल ये पहला नहीं है। अभी कुछ दिन पहले जब मोदी पे अटैक हुआ था, तो विदेश के लोगों ने भी इस टूल किट का इस्तेमाल किया था। वो थनबर्ग ने भी यही किया था इस्तेमाल, और बहुत लोगों ने, बीजेपी ने बताया कि कैसे कैसे इतनी बड़ी इंटरनेशनल साजिश है जिसमें कि मोदी, इसका मतलब ये पूरी दुनिया लगी हुई है मोदी जी को इमेज गिराने में। अब ये एक पक्ष है आपका। अब दूसरा देखिए, 28 जनवरी को मोदी जी देवास में दुनिया के लीडर्स को संबोधित कर रहे हैं, और उनका स्पीच सुनिए। हमने कोरोना के खिलाफ लड़ने में एक जन आंदोलन खड़ा किया। आज भारत उन सफलतम देशों में है जिन्होंने कोरोना को मात दी है, और भारत पूरी दुनिया को एक नई गाइडेंस, वर्ड यूज किया है, को गाइड कर रहा है। ये मोदी जी का शब्द। उसी के कुछ दिन बाद, ज्यादा दिन नहीं हुआ था, जब ये कहा गया और उन्होंने कहा कि साहब आयुर्वेदिक से हम इसको कर रहे हैं, हमने भारत में आयुर्वेदिक से कोरोना के लड़ने का तरीका भी खोजा है, ये भी हम दुनिया को दे रहे हैं। उसका 7 दिन नहीं बीता था कि देश का स्वास्थ्य मंत्री रामदेव को बगल में रख के कहता है कि साहब ये तो आ गया लड़ाई करने का, कोरोनिल आ गया, ये आयुर्वेदिक दवा है, ये पक्की दवा है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने इतने शब्दों में लताड़ा है कि कम से कम तुम तो पढ़े लिखे डॉक्टर थे, ये कौन से क्लिनिकल उससे आया है, उसके टेस्ट रिपोर्ट जरा बताना हमें, पीयर रिव्यू कहाँ हुआ ये बताना, किस इंटरनेशनल जर्नल में छपा ये बताना। जब मोदी जी एक चीज कह देते हैं तो सभी गाने लगते हैं, ये बहुत नॉर्मल प्रक्रिया है हमारे इस सिस्टम की। तो बीजेपी इस समय उसमें है कि किसी तरह मोदी की सैगिंग इमेज को बताया जाए, बचाया जाए। खैर, उन्होंने जब आगे कहा, उसी के समय आप ताजुब करेंगे कि नेशनल साइंटिफिक टास्क फोर्स जो बनाई थी मोदी जी ने, उसकी बैठक 11 जनवरी से 15 अप्रैल तक एक भी बैठक नहीं हुई। एक भी बैठक उस जो कि टास्क फोर्स प्राइम मिनिस्टर को सजेस्ट करता है, उसकी एक भी बैठक नहीं हुई। और मोदी जी 28 तारीख को कॉम्प्लेसेंट थे ही, और उसके बाद उन्होंने दुनिया को बताया कि आप कैसे ये वैक्सीन मैत्री हम कर रहे हैं। और आप ताजुब करेंगे कि जब वैक्सीन मैत्री की तो किस तरह से जब टीका हमारे यहाँ लगभग हो गया था कि टीका खत्म हो रहा है, तो आप ताजुब करेंगे कि वैक्सीन मैत्री में मंगोलिया, ओमान, म्यांमार, फिलीपीन, बहरीन, मालदीव, मॉरिशस, भूटान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और सेशल्स, इन सबको गुडविल जेस्चर के रूप में फ्री टीका दिया गया। और ये मार्च तक सिलसिला चलता रहा, मार्च तक ये निर्बाध रूप से चलता रहा। जी, थोड़ा लंबा हो रहा है भारत में जी। और आज 40 देश, छोटे छोटे, यही छोटे छोटे देश जिनको कि हम नाम भी लेना नहीं जानते हैं, वो छोटे देश भारत की मदद के लिए आ रहे हैं और हम उनकी मदद कर रहे हैं। नेशनल प्राइम मिनिस्टर, साइंटिफिक एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर ने जब कहा कि थर्ड वेव भी आने जा रहा, भयंकर वो हो, तो साथ में जब पूछा गया उनसे कि अच्छा ये बताइए सेकेंड वेव में कहाँ गलती हो गई थी, उन्होंने कहा नहीं, उसमें भयंकर गलती हुई थी, हम लोग एसेस नहीं कर पाए। ये प्राइम मिनिस्टर के साइंटिफिक, तो क्या ये भी टूल किट का था? फॉसी ने कहा, अमेरिकन एडवाइजर ने, कि नहीं भारत एसेस नहीं कर पाया, क्या ये भी टूल किट का था? पूरा वर्ल्ड इस समय कह रहा है कि दे हैव फेल्ड टू असेस द सिचुएशन।
पूरा वर्ल्ड कह रहा है। जी छोड़ दीजिए सिंह साहब, भारत, न मुझे केवल लगता दुनिया है कह कि रही है, न केवल जी दुनिया कह रही, बल्कि हमने ये भी देखा कि इन सबको दरकिनार करते हुए बड़ी बड़ी इलेक्शन रैलियां हुई और प्रधानमंत्री उसमें खुश होकर भीड़ देखते रहे और उस पर भी बहुत सारी जब आपत्तियां दीदी उठी। और दीदी कह रहे थे, जिस दिन दीदी और दीदी कहा है, ये अप्रैल के फर्स्ट वीक की बात है, 6 तारीख की बात है, जिस दिन वो दीदी कर रहे थे, उस दिन पीक पे था हमारा वो। आप ताज्जुब करेंगे कि उस दिन ये जो ग्राफ बना है, ये फर्स्ट अप्रैल से अचानक पिकअप करता है। तो जिस दिन वो दीदी कर रहे थे, ग्राफ तेजी से ऊपर आ गया था। क्या उसका भी जी एहसास नहीं था कि आज हमारे पास केस लोड कितना है, पर डे केस लोड कितना हो रहा है? तो जी मुझे लगता है कि आप ये कह के कि कांग्रेस बड़ी नालायक, मुझे नहीं मालूम कि टोल गेट किसका है, लेकिन मुझे ये सत्य मालूम है। जो भी एनालाइज करेगा, जब वो ये सत्य तक के तराजू पे रखेगा, तो कहेगा कि इट वॉज ए सीरियस ब्लंडर ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। और यही नहीं कहेगा, आप आत्ममुग्ध थे, और ये बड़ी खतरनाक एक साइकोलॉजिकल स्थिति होती है जी जिसमें आपने जी पूरे भारत को झोंक। जी शीतल जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। ये जो सिंह साहब ने बाकायदा पूरा जो लॉजिक्स है उसके बेस करते हुए पूरा एक्सप्लेन कर दिया है और बहुत साफ है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है कि बीजेपी इस सोशल किट के बहाने, टूल किट के बहाने कांग्रेस पर दोष मढ़ना चाहती है और उस दोष को मढ़कर अपने नेता को चमकाना चाहती है। ये भी एक तरीका होता है कि आप दूसरे पर आरोप लगाइए और खुद बड़े बन जाइए। मैं शीतल जी आपसे जानना चाहता हूं कि चूंकि आप इतने रिपोर्टिंग में भी इतने समय तक रहे हैं और डॉक्यूमेंट्स वगैरह देखे हैं और लोग किस तरह से पेश करते हैं, कितना फर्जीवाड़ा है, इसको पहली नजर में एक रिपोर्टर के नाते आप कैसे देखें? देखिए, वो नज़र तो वही रखनी पड़ेगी जो एनके सिंह साहब ने रखी है। जब तक आप सारी चीज़ों को मिल के नहीं देखेंगे, ये तो एक नया सेक्टर खुल गया है और ये सेक्टर बहुत प्रभावशाली है। आजकल दुनिया भर में इसकी बड़ी महत्ता हो गई है और इस महत्ता का रिजल्ट है। देखिए, अभी बंगाल के चुनाव में जो कुछ इन्होंने किया, और इनका जवाब देने के लिए प्रशांत किशोर उधर से थे, उनके आईपैक ने भी उसी तरह से पूरी ताकत लगाई। तो उसमें क्या हुआ कि जो दूसरी दो पार्टियां थी जिनके पास ये टूल नहीं थे, वो स्वाहा हो गई। उनका अपना बिल्कुल एक भी उनको सीट नहीं मिली और उनका सारा वोट जो है ये दोनों पार्टियों ने बांट लिया। तो ये जो नई तकनीक आई है, इसका बड़ा महत्व है। अब देखिए, 51 करोड़ के आसपास हमारे यहाँ व्हाट्सएप अकाउंट है, 51 करोड़, 29 करोड़ फेसबुक अकाउंट है, और 51 करोड़ में से कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के पास 36 से 38 करोड़ व्हाट्सएप अकाउंट में एक्सेस है। दूसरे उनके पास ये आंकड़े आ जाते हैं, चूंकि उनकी बहुत तरह की एक्सेस है, कि कौन से लोग ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी से नफरत करते हैं, वो उनको टच ही नहीं करेंगे। कौन से लोग ऐसे हैं जो गलीबल हैं, जो भारतीय जनता पार्टी पे कोई दोष देख लेते हैं लेकिन मोदी जी से नहीं नफरत करते, उनको मोदी जी वाला एक्सेस, मतलब उनको ये चार्ट मिल जाता है। तो किसको क्या राशन देना है, 2-3 लाख लोग अगर उन्होंने हायर करके लगा रखे हैं इसी काम के लिए कि वो एनके सिंह साहब के प्रोफाइल देखते ही, इनका ट्वीट देखते ही इनको नीचे से गाली देने, पता चलता है आशुतोष का देख लीजिए या इनका कोई भी आप ट्वीट देखिए, उनके लिखने से पहले गाली देने वाले वहां आ जाते हैं। तो गाली देने वाले, डराने वाले, समझाने वाले और भड़काने वाले, ये सब एलिमेंट इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, जो डिजिटल मीडियम है, इसमें ये इसकी संभावनाएं हैं, इस पर तगड़ी लड़ाई हो सकती है। इस समय अब जो हालत है, जो तथ्यों से सिंह साहब ने बताया, एक तथ्य और मैं उसमें से जोड़ दूं, उनको पता ही होगा कि हम यूनाइटेड नेशंस में भाषण देते हुए हमारे जो प्रतिनिधि हैं, उन्होंने मार्च में लास्ट में बड़े जोर से दावा किया कि हमने अपने लोगों को जितनी वैक्सीन नहीं लगाई उससे ज्यादा बाहर के लोगों को लगा दी। तो मार्च तक तो आप ये दावा कर रहे थे। अब आज आपने क्या किया कि देखा कि वैक्सीन क्राइसिस आने वाली है। क्यों? इसी केंद्र सरकार ने दावा किया था कि हम दिसंबर के महीने तक 2 अरब लोगों को वैक्सीनेशन कर देंगे। 2 अरब।
क्योंकि 2-2 डोज लगनी है, करीब 100 करोड़ लोगों को लगनी है, 80% आबादी को हर्ड इम्यूनिटी में डालना है। तो इसके लिए आप अब हिसाब लगाइए, आज की तारीख में 3 लाख भी हम रोजाना नहीं लगा रहे हैं। पिछले 6 हफ्तों का जो रिकॉर्ड है वो ये बता रहा है कि हर हफ्ते हमारा वैक्सीनेशन जो प्रोग्राम है नीचे जा रहा है, संख्या कम हो रही है, यानी 2.25 लाख भी नहीं है। और हमको आज के हिसाब से अगर दिसंबर में यह हर्ड इम्यूनिटी चाहिए 2 अरब लोगों के बीच, तो कम से कम 90 लाख या 1 करोड़ आदमी को रोज लगानी पड़ेगी। ये हमारी रियलिटी है, ये गैप है। तो आप सोचिए, अब ये सेकेंड वेव का मामला नहीं है, हमें नहीं मालूम, हम लोग वैज्ञानिक नहीं है, वायरोलॉजिस्ट नहीं है, कि थर्ड वेव आएगी कि फोर्थ वेव आएगी, अगला म्यूटेंट क्या करेगा हमें नहीं मालूम। तो तैयारी तो हमारी इसके लायक भी नहीं है जो हमने ये समस्या अपने ऊपर ओढ़ ली है। तो इनको ये फेल्योर मालूम है, तो ये इस तरह के जाने अभी और कौन कौन से गिमिक करेंगे, इसमें कोई शक की गुंजाइश ही नहीं है कि ये गिमिक है। और अनफॉर्चुनेटली इस मीडिया की एक बहुत बड़ी ताकत हो गई है, इसमें गलीबल लोगों को उल्लू बनाने की बहुत बड़ी ताकत है, और इसका इस्तेमाल करने में जो सिद्धहस्त है वो हमारे आपके सामने है। नाम ले या न ले, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। जी विनोद जी, क्या ये डेस्परेशन की इंतहा है कि एक, अगर मान लीजिए प्रूव होता है कल को कि ये जो सोशल मीडिया किट के नाम पर बीजेपी ने प्रस्तुत किया है वो एक फर्जी वाला था, अगर कांग्रेस बाकायदा एफआईआर के लिए चली गई है, केस करने पर आमादा है, और कल को ये साफ हो जाता है कि ये फर्जी वाला था, तो ये तो बहुत बड़ा मुंह छिपाने के लायक नहीं रहेंगे बीजेपी के नेता। देखिए मुकेश जी, सिंह साहब ने बहुत तफसील से पूरा ब्यौरा दिया और शीतल भाई ने भी उसमें ऐड ऑन किया, तो मैं उन चीज़ों को नहीं दोहराऊंगा। मुझे लगता है कि ये जो पूरा टूल किट वाला मामला है, देखिए टूल किट कब आया था शब्द? किसान आंदोलन के टाइम में आया था, जो दिशा रवि वो लड़की जो है उसको गिरफ्तार किया गया और ग्रेटा थनबर्ग का से जोड़ करके। टूल किट के जरिए दरअसल जो पब्लिक डिस्कोर्स में जो सरकार की बदनामी हो रही है, जो प्रशासनिक विफलताएं उजागर हो रही हैं, जो रोज मीडिया की हेडलाइन आज भी जो है, चाहे टीवी चैनल्स हो, चाहे अखबार हो, सोशल मीडिया हो, उसमें वो लाशें और सारी व्यवस्था है, उस एजेंडे को बदलने की कोशिश है कि अब बहस टूल किट पे हो, अब बहस इस पे हो, और थोड़ा उसको हिंदुत्व वाला जो उनका एजेंडा है उसको फिर कुंभ से, कि जैसे कुंभ सुपर स्प्रेडर जोड़ के, कि देखिए हमारे कुंभ को बदनाम कर रहे हैं, देखिए हमारे कुंभ को बदनाम कर रहे हैं, ये कांग्रेसी, ये सेकुलरिस्ट, ये वामपंथी, ये कम्युनिस्ट, ये टुकड़े टुकड़े गैंग, ये हमारे कुंभ को बदनाम कर रहे हैं। तो यानी वापस वो जो नैरेटिव है हिंदुत्व वाला, एक तो उसको आगे लाया जाए, दूसरा इन सारी चीजों से ध्यान हटा करके जो विफलताएं हैं प्रशासनिक, जिनको भी मोहन भागवत जी भी मान चुके हैं कि गफलत हुई है, उनसे ध्यान हटा करके आप जो है टूल किट पे ले आइए। कि अरे कुछ लोग कहेंगे कांग्रेस ये टूल किट फर्जी है, कोई कहेगा नहीं फर्जी नहीं है साहब, बीजेपी बड़ी जिम्मेदार पार्टी है, ऐसे कैसे हो सकता है? तो आप बहस टूल किट पे कर लीजिए। यानी जो बहस कोविड पर होनी चाहिए, जो बहस वैक्सीनेशन पर होनी चाहिए, जो बहस शाहिद जमील ने इस्तीफा क्यों दिया इस पर होनी चाहिए, वो टूल किट पे होगी। तो ये एक तरह से डाइवर्जन ऑफ द फोकस जो है आपका, उसको डाइवर्ट करने का भी एक तरीका है, जो इसमें शासक दल जो भी होता है, और मौजूदा शासक दल तो सिद्धस्त है, उसको किसान आंदोलन में यही तो किया था। जब किसान आंदोलन को सारी सहानुभूति मिल रही थी, तब वो टूल किट ला करके कि साहब विदेशी साजिश है, और वो देखिए वो कौन वो पन्नू है, और क्या नाम है वो धालीवाल है, और उससे जुड़ा हुआ है, और तो खालिस्तानी एजेंडा और देश को बदनाम करने का देश। अरे भाई, टूल किट से पूरे देश के अखबार, पूरे देश के टीवी चैनल जो दिखा रहे थे, क्या वो कांग्रेस की टूल किट से प्रभावित होकर दिखा रहे थे? चलिए सोशल मीडिया को आप छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए, मुकेश कुमार और सत्यहिंदी.com को मान लीजिए आप, भाई वो चैनल जिनको गोदी मीडिया भी कहा जाता है मान लीजिए, या जिनको तमाम तरह की आलोचनाएं झेलनी पड़ती है सरकार के पक्ष में, वो भी तो दिखा रहे थे। तो क्या कांग्रेस की टूल किट से प्रभावित होकर दिखा रहे थे? क्या लांसेट जैसा जर्नल जो है मेडिकल, अगर वो लिख रहा है तो क्या कांग्रेस की टूल किट से प्रभावित होकर लिखेगा? या और तमाम अंतरराष्ट्रीय मीडिया जो है, क्या उनके करस्पॉन्डेंट्स यहाँ नहीं है? क्या उनकी ये सैटेलाइट की जमाना है भाई? अब कहाँ छिपाएंगे वो? अब एक अखबार जो है उसने अगर गंगा की 1150
किलोमीटर की पूरी गंगा पट्टी का दौरा करके अपने संवाददाताओं की टीम लगा करके पूरे आंकड़े निकाले, अगर उसने गुजरात के आंकड़ों का पूरा जो है जो पैराडॉक्स है कि किस तरह से मृत्यु प्रमाण पत्र कितने जारी हुए और कितने जो है कम, वो कोई टूल किट से निकाले क्या? और सही बात एनके सिंह जी ने कही कि कांग्रेस अगर इतनी ताकतवर है कि वो भारत की छवि को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रभावित कर दे, वो मोदी जी की छवि को प्रभावित कर दे, वो भारतीय जनता पार्टी की छवि को प्रभावित कर दे, तो फिर कांग्रेस को सब लोगों को चल के कल आईसीसी के 24 अकबर रोड दफ्तर में सबको प्रणाम करना चाहिए। भाई आप लोग बड़े मान लोग हैं, आप तो कुछ भी कर सकते हैं, काहे के लिए आप यहाँ बैठे हुए हैं? फिर तो आपको जो है सत्ता में होना चाहिए था। जो कांग्रेस सत्ता में रहते हुए 2013 और 14 में अपने को डिफेंड नहीं कर पाई, वो 2G और कोल ब्लॉक और कॉमनवेल्थ के घोटालों तक का सही जवाब नहीं दे पाई, वो मतलब उस सरकार को बदनाम करेगी अपनी टूल किट के जरिए, जो इस वक्त सर्वशक्तिमान देश में जिसका तंत्र है, जिसके पास पूरी व्यवस्था है। मैं इस बहस में नहीं जा रहा हूँ टूल किट फर्जी है या नहीं फर्जी है, ये जांच का विषय है, ये बीजेपी जाने कांग्रेस जाने। लेकिन मान लीजिए कांग्रेस की कोई टूल किट है भी, तो क्या वो इतनी प्रभावशाली है? मतलब मुझे तो ये पूरा डाइवर्जन ऑफ इश्यूज लगता है, ये पूरा डाइवर्ट करने का गेम है और एक तरह से ब्लेम जो है वो विपक्ष पे डालने का पूरा गेम है। सतीश, मैं स्मृति ईरानी के ट्वीट देख रहा था, उनसे ऐसा लगा कि एक जो फ्रस्ट्रेशन है बीजेपी में वो इसलिए भी है कि कांग्रेस के नेता जिस तरह से काम कर रहे हैं कोरोना के लिए, जैसे श्रीनिवास है और जो उनकी टीम है, उससे भी परेशानी है बीजेपी में, क्योंकि इस समय कांग्रेस की सत्ता ज्यादा दिख रही है उस मोर्चे पर, लोगों की मदद करने के मोर्चे पर, और बार बार सवाल उठ रहे हैं कि बीजेपी कहाँ है, संघ परिवार क्यों नहीं काम कर रहा है, इस तरह के सवाल उठ रहे हैं। तो क्या ये उसका भी काउंटर है? देखिए, मैं थोड़ा अलग बात करना चाहता हूं। मैं बहुत दिनों से भारतीय जनता पार्टी के कैंप में सन्नाटा देख रहा था। मुकेश जी, मैंने आपके साथ ही ये बात कही, कुछ उनको मिल नहीं रहा था कि कैसे इसको डिफेंड करें। सवाल कुछ भी हो, राजनीति में आप इसको डाल दें, टूल किट में करें, जो भी है वो सही है, वो अपनी जगह है, लेकिन इसका जवाब तो हर व्यक्ति खोज ही रहा है ना कि भाई गलती कहाँ हुई और क्यों हुई। ये तो कोई भी खोजेगा ना, खास तौर से जिसके यहाँ घर में कोई चला गया और जो दर दर भटका है, हर चीज के लिए भटका है, वो तो ये सवाल पूछेगा। मुझे नहीं लगता है कि अगर मान लीजिए कि कांग्रेस पार्टी ने ये टूल किट लाया हो, तो उनको तो टूल किट का क्या, मैं तो राहुल गांधी का एक एक ट्वीट देख रहा हूं, तो सब वो टूल किट में जो कुछ है वो तो है ही, खाली वो वाला कुंभ वाला छोड़ करके। ठीक है, तो ये जो कुंभ जोड़ा गया है, ये जो कुंभ है, ये थोड़ा देखने लायक विषय है। देखिए मुकेश जी, मेरे हिसाब से ऑडिट इस बात का होना चाहिए, जो शीतल जी कह रहे थे कि कितनी वैक्सीन आज पड़ी, अब तक कितनी पड़ी, जनवरी से क्यों नहीं पड़ी, आप कितने आपने इलाज की व्यवस्था की, कितने लोगों का टेस्ट किया। और ये बात कांग्रेस अफसर आपदा में भी देखेगी भाई, वो तो एकदम बिलीगड है, कमजोर है, तो वो देखती है, वो तो कहती है कि जनता को लड़ना पड़ेगा, हम तो अब लड़ने लायक है नहीं। तो ये कोई बड़ी चीज हमारे ख्याल से नहीं है। दूसरी बात यह है कि ये भी ऑडिट होना चाहिए कि गांवों की स्थिति कितना भयावह है। क्या हुआ आज पूरे देश के 6 लाख गांवों में, एक डेली एक ब्रीफिंग इस बात पे तगड़े ढंग से विविध डिटेल्स के साथ हो, झूठे आंकड़ों के साथ नहीं। तो विषय सिर्फ राजनीति, धर्म, सोशल मीडिया, प्रचार, काउंटर प्रचार, फिर इधर से प्रचार, इससे बात आगे बढ़ गई। किसी न किसी को यह मानना पड़ेगा कि भारी चूक हुई और इसका सॉल्यूशन के रूप में बात करना पड़ेगा। ये बात अगर आप लोग कोई भी समझते हो कि ये टूल किट और ये प्रचार, सोशल मीडिया इस वक्त मेरे हिसाब से इररिलेवेंट हो चुका है इस देश में। इररिलेवेंट है जो मैं कह रहा हूं, मेरी बात सुन लीजिए। रेलेवेंस क्या है? मेरी सांस, मेरा इलाज, मेरी नौकरी, मेरा आगे क्या होगा। हम जैसे लोगों को सोचना पड़ रहा है कि भाई ये खर्चा कहां से आएगा। इस बातों पे चर्चा, ये जो विषय है ये होनी चाहिए। यही पॉलिटिक्स और पॉलिसी का मतलब होता है।
प्रचार दुष्प्रचार से आप काउंटर तो कर लोगे, तो क्या सब चीज कोई वोट और राजनीति तक ही सीमित रहेगा क्या? क्या यही है बात? क्या हम मानते हैं कि डेमोक्रेसी होना चाहिए, निश्चित रूप से होना चाहिए। तो ये कहना कि इस चीज से सुपर स्प्रेडर हो गया और इन चीज से सुपर स्प्रेडर नहीं हुआ, ये बाइनरी में बांट करके आप ये सोच रहे हैं कि इस बार कोई भी सोचता हो कि भाई हम जनता को इसका उसको सेटिस्फाई कर देंगे। मुझे लगता है स्थिति भयावह भयावह और भयावह इकोनॉमी पे तो कम से कम जरूर होगी। मैं मानता हूं कि शहरों में जब अफरा तफरी मची है स्थिति अब कंट्रोल में निश्चित रूप से आई है, लेकिन गांव की बात आप लोग को बार बार करनी चाहिए। सिंह साहब, ये जो स्ट्रेटजी है कि अपने नेता को बचा, आप बहुत बार बात कर चुके हैं कि देवत्व जो था मोदी का वो बिखर रहा है, और ये बीजेपी की संघ परिवार की बड़ी चिंता है, क्योंकि अगर वो बिखरा तो वो बीजेपी का जो पूरा बना हुआ है अभी माहौल, उसमें भी बिखराव आएगा। तो क्या ये पूरी चीजें सारी फोर्स उस तरफ लगा दी गई है कि किसी तरह से अब ये देवत्व को बचाए रखना ही पार्टी का सबसे बड़ा लक्ष्य बन गया है? नहीं, जैसे कि इस समय ठीक है, ये क्राइसिस है, तो बिल्कुल सही कह रहे हैं सतीश जी कि फोकस उस पर होना चाहिए, लेकिन ये उसी का उपक्रम है, उसी के तहत हम गवर्नेंस पे दबाव डालते हैं, और ये गवर्नेंस बाय डिस्कशन इसी को कहा जाता है कि पावर्स दैट बी हैं वो सुधरे, अपने को बेटर करे। उसी लिए ये चर्चा होती है कि आपने गलती की है, ब्लंडर किया है, ताकि पब्लिक ओपिनियन आपके खिलाफ जाएगा, तो आपको एक ही डर है कि ये पब्लिक हमसे नाराज ना हो। डेमोक्रेसी में और कुछ होता ही नहीं है। उसी के लिए ये डिस्कशन किए जाते हैं कि नहीं, तुम फेल हुए। अब उदाहरण लीजिए, आप 29 मार्च को आपने पहली बार एक्सपोर्ट बैन किया, आप जरा गौर कीजिएगा, 29 मार्च को आपने पहली बार किया। 11 मार्च को जब पहला ऑर्डर दिया कोवैक्सीन और कोविशील्ड को, बहुत छोटा सा ऑर्डर दिया, और 28 मार्च को आपने जो स्टेटमेंट दिया उसमें कहा हमने कोरोना जीत लिया है, हमने। लिहाजा उनके पास ये तो अल्लाह के वो कहिए या भगवान की मेहरबानी कहिए, अगर भगवान अल्लाह है तो, कि उन्होंने अपने में के लिए रिजर्व रख लिया था कि भारत में जरूरत पड़ेगी। आपने कुछ नहीं किया था। ये तो कोविशील्ड मैन्युफैक्चरर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने अपने पैसे लगा के रख लिए थे। तब अब आपका चला कैसे? 16 जनवरी को आप शुरू करते हैं लगाना, 70 लाख हेल्थ केयर वर्कर्स और 2 करोड़ आपके जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, 2 करोड़ 70 लाख को आपने लगाना शुरू किया। 1 मार्च आया, आपने अचानक कहा कि साहब 60 साल के ऊपर वालों को और वो मॉर्बिडिटी 45 साल से जिनको ऊपर है उनको 26 करोड़ इसमें आ गए। 1 महीना नहीं बीता, 1 अप्रैल को आपने कहा कि 45 साल से 59 साल वालों को, और मई से आपने 18 साल से भी शुरू कर दिया। कुल मिला के करीब 73 करोड़ ये रहे, 26 करोड़ ये रहे, और 2 करोड़ 70 लाख ये रहे, करीब 100 करोड़ के लिए आपने खोल दिया। और आप ताज्जुब करेंगे, 19 जब हंगामा मचा कि भाई कहां है वैक्सीन, तो आपने 19 तारीख को चिल्ला चिल्ला के कहा साथ दे दिया पैसा, 1,500 करोड़ उसको दे दिया, 500 करोड़ उसको दे दिया। एक्चुअली वो आपने सप्लाई के अगेंस्ट पेमेंट किया था, मतलब वो माल खरीदे हमको बना के दे, आपने कोई कैपेसिटी ऑगमेंटेशन के लिए नहीं दिया था। तो जब हम डिस्कस करते हैं तो ये बताते हैं कि सरकार का लैप्स क्या है, कहां कहां गलती कर रही है सरकार, ताकि पब्लिक ओपिनियन इससे मोल्ड हो। और हमें पब्लिक ओपिनियन से मतलब नहीं है, हमारा मतलब यह है कि सरकार कम से कम इसको समझे तो कि नहीं, ये आप अंत तक नहीं चला जाएगा, वरना आप उसी आत्ममुक्ता में आज भी रहते। ये तो कहिए कि मीडिया का दबाव है, पब्लिक ओपिनियन का दबाव है कि आप सुधरे हैं, आपने कोशिश की है, आप इस समय कोशिश कर रहे हैं। ये बात सही है कि अब आप कह रहे हैं कि साहब दिसंबर तक इतने करोड़ हो जाएगा, ये सब उसी का दबाव है। लिहाजा ये पॉजिटिव लक्षण है किसी भी डेमोक्रेसी में कि हम इस डिस्कोर्स को इस डायरेक्शन में ले जाए। हाँ, अब उसमें होना ये चाहिए कि क्या क्या किया जाएगा। आप एक तरफ वैक्सीन, दूसरी तरफ मेडिसिन, बेड्स, ऑक्सीजन, इस पूरी प्रक्रिया में आप लैब्स कहां लैग कर रहे हैं,
ये बताना हमारा कर्तव्य है। लिहाजा हम ये लगातार दबाव डाल रहे हैं कि आप वैक्सीनेशन तो शुरू कीजिए। आपके पास कम से कम इस समय 250 वैक्सीन कैंडिडेट्स है जो 4 प्लेटफॉर्म्स पे जो 4 प्रोसेस, इसको प्लेटफॉर्म कहते हैं टेक्निकल मेडिकल लैंग्वेज में, 4 प्लेटफॉर्म है जिसमें कि आपका एडनो वायरस प्लेटफॉर्म है जिसको कि वायरस वेक्टर प्लेटफॉर्म कहते हैं, वो भी है, mRNA है। आप इन पे ले रहे हैं 10 कम से कम इमरजेंसी यूज एप्लीकेशन के लिए आ चुके हैं। आप जल्दी से विदेश में सेंट्रलाइज्ड ऑर्डर दीजिए ताकि वैक्सीन मिले। सतीश जी को वैक्सीन की जरूरत है इस समय, हम सबको जरूरत है वैक्सीन की। खैर हम लोग शायद लगवा चुके होंगे, सतीश जी भी लगवा चुके होंगे, लेकिन हकीकत यह है कि एक बड़ा वर्ग है करोड़ों तादाद में जो नहीं लगा पाया है। अगर वो नहीं लगाया है तो वल्नरेबल है। और थर्ड वेव आपके आने का ऐलान आप ही की सरकार के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने कर दिया है, प्रिंसिपल एडवाइजर ने कर दिया है। तो जरा सोचिए कि अभी डबल से हम निकले नहीं, सेकेंड वेव से निकले नहीं है, थर्ड का ऐलान भी हो गया, हमें डरवा दिया गया। और हकीकत यह है कि अगले 3 महीने तक ऐसा कुछ भी आपने नहीं किया है कि वैक्सीन की पोजीशन ईज हो, बल्कि अगले ये लगता है 1 महीने में जो हमने कैलकुलेट किया है भयंकर क्राइसिस वैक्सीन की होने जा रही है। क्या इसको ऐसे ही दिया जाए या हम वो दबाव डालें कि तुमने गलत किया है और हम पब्लिक ओपिनियन मोल्ड कर देंगे तुम्हारे खिलाफ, इससे डरो। जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है सिंह साहब, लेकिन मैं अपने पहले प्रश्न दोहरा रहा हूँ। क्या बीजेपी मोदी के देवत्व के बिखरने से बहुत निराश, हताश है? उसके अंदर एक बहुत बड़ी बेचैनी है जिसकी वजह से उसे टूल किट जैसी चीजों को मुद्दा बनाना पड़ रहा है? जी, आपने मुझसे पूछा? जी हाँ, नहीं, टूल देखिए, एक टिपिकल होता है वितंडावाद, तर्कशास्त्र में बड़ा फेमस है। कई तरह के होते हैं तर्कशास्त्र में, आपके टूल सप्लाई करते हैं, आप वचन करते हैं, वितंडावाद करते हैं। ये उसका एक फॉर्मेट है वितंडावाद का, जिसमें कि आप अपना जो बताते हैं वो बताते हैं। जैसे ही अपोजिशन दूसरे वाले को दिखा दिया इसकी नीयत ही गलत है, तो उसके सारे जो लॉजिकल प्रेमाइसेस होंगे वो खराब हो जाएंगे। आप मुझे कह दीजिए कि साहब ये तो कांग्रेसी पिट्ठू है, आप कह देंगे तो जो भी कोई देखेगा तो कहेगा अच्छा तो ये इसलिए बोल रहा है। तो एक लॉजिक का ये फॉर्मेट होता है कि दूसरे को, अपोजिशन वाले को मेलाइन करो, उसको किसी तरह उसकी इमेज को टार्निश करो ताकि वो उसकी बातें कन्विक्शन कैरी ना करे। और ये एक्चुअली आप तो वचन का ही एक फॉर्मेट है जिसमें कि हम क्रेडिबल इंस्टीट्यूशंस के नाम से, जैसे हमने कहा कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने कहा कि हाँ गलती हुई है, प्रिंसिपल एडवाइजर ने टू द प्राइम मिनिस्टर, तो हमने इसलिए कहा कि भाई मेरी नहीं ये बात, ये प्रिंसिपल एडवाइजर कह रहा है, ये फॉसी कह रहे हैं अमेरिका के, एफडीए कह रहा है अमेरिका का, अमेरिकन एजेंसी कह रही है। तो जब हम ये कहते हैं तो हम क्रेडिबल इंस्टीट्यूशन से अपने लॉजिक का सस्टेनेंस सीख करते हैं, ये उसका प्रोसेस। तो बीजेपी ने यही किया है कि धीरे से कांग्रेस को मेलाइन कर दो। और जो विनोद जी ने बहुत बढ़िया एक बात कही कि ये कुल मिला के डिस्कोर्स बदल देंगे। अब डिस्कोर्स इस पे चलेगा कांग्रेस कितनी बदमाश है और बीजेपी कितनी अच्छी है, इस पे डिस्कोर्स चले। एक्चुअली सतीश जी और बीजेपी को, विनोद जी को मिला दीजिए तो बड़ा बढ़िया निकलता है कि हम लोग को इस धोखे में नहीं रहना चाहिए कि ये टूल किट क्या है। हमारा इस समय फोकस होना चाहिए कि तुमने ब्लंडर किया है, हमारे लोग मरे हैं, इस देश की जनता मरी है, लाशें गंगा में बहाई गई है, इस फोकस पर। वरना ये वाकई इसको डेविएट कर देंगे और ये कभी टूल किट लाएंगे, कभी कहेंगे कि साहब राहुल गांधी ने तो विदेश से फलाने दिन फोन पे बात किया था, और ये करके एक ला देंगे, हम लोग फिर उसमें मुब्तला हो जाएंगे, हम उसमें बस। तो एक्चुअली डिस्कोर्स बदल जाएगा। इस समय वाकई मीडिया का फोकस होना चाहिए, व्हाट आर द लैप्सेस, व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच यू कुड नॉट सी। आप कैसे नहीं इन चीजों को देख जो अंधा आदमी भी देख सकता था। मैंने जनवरी में ये लिखा था अपने किसी कॉलम पे कि नहीं ये भयंकर होने जा रहा है, और आप मुब्तला रहे 29 मार्च तक। लास्ट में आपने एक्सपोर्ट बंद किया 29 मार्च जी। अच्छा, वो भी कैसी कैसी आपने वो शब्द इस्तेमाल किया, आपने वैक्सीन मैत्री शब्द इस्तेमाल किया। हाँ, कि हम तो विश्व गुरु बन ही गए हैं, अब वैक्सीन मैत्री से हम सबको अपने साथ करेंगे। तो फ्री दिया आपने वैक्सीन, 1,82,00,000 आपका वैक्सीन मैत्री में गया है।
आप ताज्जुब करेंगे कि जो 3,60,00,000 कॉमर्शियल था, उसके अलावा बाकी 3.25 करोड़ जो गए हैं, वो सारे गए हैं। आपने एक तो विश्व गुरु हो गए, तो लिहाजा जो कोवैक्स इनका वो स्कीम है यूएनओ का, आपने उसमें जम के शिरकत की कि भाई गुरु हम ही से लेना है दुनिया को हम ही बचा सकते हैं, लिहाजा उसमें भी आपने दे दिया 3 करोड़, 2,80,00,000, और वैक्सीन बैटरी में 1,82,00,000 दे दिया। तो आप इस तरह करके आप किस तरह से मुब्तला, मतलब उसमें वो थे, आत्ममुग्ध थे कि आपको अपना समझ में नहीं आया कि ये जो 140 करोड़ की आबादी है, इसका वैक्सीन कहां से आएगा। आपको ये तो मालूम था ना कि 7.5 करोड़ की कैपेसिटी है कंट्री में उस समय, 7.5 करोड़ है, और हमें चाहिए कितना, कम से कम 150 करोड़ या 180 करोड़ चाहिए। 7.5 करोड़ पर मंथ की कैपेसिटी से आप कैसे 180 करोड़ टीके पैदा कर पाएंगे, कितने साल लगेंगे आपको? क्या ये गणित तो 7वें की है, इसमें टूल किट की कहाँ जरूरत है? ये तो 7वें का बच्चा जो अगर स्कूल गया होगा तो वो भी लगा सकता है कि 180 पे भाग दो 7.5 का तो कितना आएगा। इसके लिए तो कुछ, मुझे लगता है कि तो लिहाजा ये टूल किट जो है ना, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। आपने ब्लंडर्स क्या क्या किए, एंड दैट कम्स आउट ऑफ योर ओन स्टेटमेंट्स। इसमें कुछ कहना नहीं है, आप ही के जो स्टेटमेंट हैं, अगर उन्हीं को पढ़ के कहा जाए तो उससे पता लग जाएगा कि आपने मुगालते में थे और आप नहीं समझ पाए चीजों। जी सतीश जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी सतीश जी। देखिए, मैं एक बात मेरे दिमाग में आया, संक्षेप में कहूंगा कि ज्यादा विश्वसनीय ये रहता, क्रेडिबल ये रहता कि गलती माना जाता और ये कहा जाता कि देखो जी, मैंने पहला वेव जो है पिछले साल बहुत अच्छे से संभाला था, जैसे भी स्थितियों में लॉकडाउन लगा के जो भी। उसके बाद हमारी सरकार ने ये सोचा कि भाई इकोनॉमी अगर ठीक चलता रहेगा, चाहे आत्मनिर्भरता से चले या जिस तरह के मॉडल से चले, तो उस ख्याल में बाकी लैप्स हो गए तो ये ज्यादा क्रेडिबल रहता। नंबर 1। नंबर 2, फैक्ट्स छुपाए नहीं जा सकते। आज फैक्ट्स बात कर रहे हैं तो टूल किट से चीजें ऊपर जा चुकी है, और कांग्रेस ने अगर वाकई में ये टूल किट किया है, अगर उन्होंने, तो भारी मूर्खता की है। क्यों? फैक्ट्स है, इसको टूल किट की क्या जरूरत है? जो राहुल गांधी बोल रहे थे या कांग्रेसी नेता कह रहे थे, वही उनका टूल था, वही उनका किट था अगर इनको अटैक करना था। जी लेकिन सतीश जी जो आपने कहा कि ये अपनी गलती को स्वीकार कर लेते, ये इस सरकार में आपने कभी नहीं देखा होगा। इस सरकार ने कभी अपनी गलतियां नहीं स्वीकारी हैं, और ये गलती स्वीकार करना मतलब मोदी जी को कमतर आंकना है कि वो गलती कर भी सकते हैं, क्योंकि वो तो महापुरुष हैं, उनसे गलती हो नहीं सकती है। देखिए, कभी कभी क्या होता है, अलग अलग परिस्थितियों में, और जब असाधारण, अनप्रेसिडेंटेड, अप्रत्याशित परिस्थिति हो, जब आपके हाथ से सारी चीजें निकली हो, उस समय इस पर्सपेक्टिव में अगर ये बात बता दी जाती कि हाँ जी, वहां पर असेसमेंट में गलती हुआ, हमने इकोनॉमी को ठीक रखने के लिए जो है हमने कुछ रिस्क ले लिए, हमने को लगा कि हम जीत गए, लोग जो कहते थे कि सुनामी नहीं आएगा वो आ ही गया, तो वो बात ज्यादा ठीक रहती। हाँ, ये बात सही है आपकी कि हाँ, ये स्वीकार नहीं करते, उसका काउंटर करते। जी विनोद जी, इसी पॉइंट पर आप क्या कहेंगे? ये सरकार गलती स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, बताने पर भी लगातार लंबी फहरिस्त अभी सिंह साहब ने भी गिना दी, कैसे कैसे एक एक दिन सरकार चूक करती रही, हर मोर्चे पर, केवल एक मोर्चे पर नहीं, हर मोर्चे पर। और अभी पिछले पहली वेव की बात की सतीश जी ने, उसमें भी हमने देखा कि कितनी बड़ी बड़ी गलतियां हुई थी, लाख मजदूरों का क्या हाल हुआ था उस दौरान, तो उसको भी वो उपलब्धि की तरह किस तरह से पेश कर पाते। विनोद जी। देखिए, पहले तो मैं आपके उस सवाल का जवाब दूंगा जिसका जो आपने सिंह साहब से किया था, लेकिन उसका स्पष्ट जवाब नहीं आया। देवत्व वाला जो सवाल था, मोदी जी के देवत्व का, कि देवत्व एक दिन पहले असल में बहुत विस्तार से बोल चुके हैं उस पे। तो नहीं, चूंकि आप प्रसंग उठाया है तो मैं थोड़ा सा उसमें अपनी टिप्पणी कर दूं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की ताकत क्या है? मोदी जी का देवत्व ही तो है। 2014 में मोदी जी के देवत्व से ही भारतीय जनता पार्टी 282 सीटें लेकर आई, और 2019 में 303 सीटें लेके आई,
और विधानसभा चुनावों में भी मोदी जी ही जाते हैं जब भारतीय जनता पार्टी की नैया पार लगती है या लगने की स्थिति बनती है, जो भी बनती है। तो आज अगर मोदी जी के देवत्व पर कोई आंच आएगी और उनका देवत्व अगर कमजोर होगा या नीचे आएगा तो भारतीय जनता पार्टी के पास कोई और दूसरी ताकत नहीं है। तो निश्चित रूप से उसकी चिंता स्वाभाविक है, क्योंकि सबसे बड़ी ताकत उसकी नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता है, उनकी छवि है, उनकी साख है, जो भी आप कह लें, उसको देवत्व कह लें, अवतार पुरुष कह लें, जो भी कह लें। तो इसलिए वो उसकी चिंता स्वाभाविक है, इसीलिए भाजपा ने ये मुद्दा एक तरह से उठाया। अब दूसरी बात, ये गलती वाली बात, देखिए जिस प्रवृत्ति या जिस मनोदशा का नेतृत्व मौजूदा भारत सरकार का है, उसमें मोदी जी हो, अमित शाह जी हो और जो, तो गलती मानने वाले नेतृत्व नहीं है। आप याद कीजिए, एक बहुत महत्वपूर्ण वाक्य कहा था राजनाथ सिंह ने जब वो गृह मंत्री थे, और जब सुषमा स्वराज वाला मामला ललित मोदी वाला आया था, एक चैनल ने जो उसको दिखाया था, तो ये हम लोग सब लोग समझ रहे थे शायद सुषमा जी का इस्तीफा हो जाएगा। तो राजनाथ जी उस वक्त गृह मंत्री थे, उन्होंने कहा था ये यूपीए सरकार नहीं है, ये एनडीए सरकार है, यहाँ इस्तीफे नहीं होते। इस्तीफा कराने का मतलब ही होता है गलती मान लेना। यूपीए में मनमोहन सिंह की सरकार में अगर अश्विनी कुमार को खाली इसलिए इस्तीफा देना पड़ जाए कि उन्होंने सीबीआई डायरेक्टर को बुला के कुछ बात कर ली थी, जो कि वो कर सकते थे, वो कानून मंत्री थे, उनके पास पूरा अधिकार था सीबीआई डायरेक्टर को बुला के वो एफिडेविट देखने का कि आप क्या फाइल करने जा रहे हो, क्योंकि वो सरकार का एफिडेविट होता है। लेकिन उस पर उनको इस्तीफा देना पड़ा, यानी गलती स्वीकार की कि हाँ गलत किया। पवन बंसल इस्तीफा देना यानी गलती स्वीकार, अशोक चौहान इस्तीफा देना यानी गलती स्वीकार, शशि थरूर इस्तीफा देना गलती स्वीकार। तो गलती स्वीकारते 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 यूपीए जो है कांग्रेस पार्टी 206 से 44 पे आ गई। तो गलती तो ये सरकार स्वीकार क्यों करेगी? नोटबंदी आज जिसकी चर्चा नहीं होती, जिसके लिए 30 दिन मांगे थे प्रधानमंत्री जी ने, कोई गलती किसी ने स्वीकार की नहीं की। जीएसटी में तमाम सारे आदेश आए और तमाम बदलाव हुए और उसके बाद कितनी समस्याएं, कोई गलती स्वीकार नहीं की। कोरोना को लेकर के जब राहुल गांधी 30 जनवरी से ट्वीट कर रहे थे और सरकार के तमाम जिम्मेदार लोग जो है उनकी हंसी उड़ा रहे थे, यहाँ तक स्वास्थ्य मंत्री तक ने कहा था ये तो पैनिक क्रिएट कर रहे हैं। बाद में आज जब उन्होंने सुनामी कहा तो उसकी आज वो तो कोई गलती स्वीकार नहीं की। चीन का जो है जो सीमा पर विवाद हुआ उस पर प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमारी जमीन पे कोई नहीं घुसा, सबने कहा, लेकिन फिर आपने बातचीत की और चीन पेंगोंग से अगर वापस गया तो हमारी जमीन से ही तो पीछे हटे ना वो। तो गलती कहाँ स्वीकार की? गलती स्वीकार करने की कोई परंपरा नहीं। हाँ, मैं बार बार कह रहा हूँ, मोहन भागवत जी ने जरूर इस सरकार को एक एस्केप रूट दिया। उन्होंने कहा गफलत हुई सरकार से, प्रशासन से और जनता से, यानी उन्होंने जो जिम्मेदारी सरकार की थी उसको 3 हिस्सों में बांट दिया, सरकार, नौकरशाही यानी अधिकारी और जनता। तो जो सारा जिम्मेदारी सरकारों की थी, मतलब वो चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकारें हो, गफलत की, उन्होंने उसको बड़े प्यार से 3 हिस्सों बांट दिया, यानी जनता तुम भी जिम्मेदार हो, तुम भी जिम्मेदार हो, तुम भी जिम्मेदार हो। तो उन्होंने ये तो माना, और एक तरह से चूंकि वो पितृ पुरुष है, भारतीय जनता पार्टी के संरक्षक हैं, अनुषांगिक संगठन है संघ का, उसके सबसे शीर्ष पुरुष हैं, तो उन्होंने गलती एक तरह से गफलत कह के ये भी कह दिया कि भाई हमने मान लिया। तो अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, हालांकि इस घटना, इस पूरे प्रकरण से वो उदाहरण मेल नहीं खाता है, लेकिन मैं गलती स्वीकारने का जो सतीश जी ने कहा, मैं सतीश जी की बात से बिल्कुल सहमत हूं कि अगर पहले दिन ही प्रधानमंत्री जी ये कह देते कि हाँ चूंकि अर्थव्यवस्था, उन्होंने नारा भी दिया था जान और जहान दोनों बचाना है, ये नारा दिया गया था पिछले लॉकडाउन के टाइम में, जब अनलॉक शुरू किया गया था तो कहा था प्रधानमंत्री जी ने कि जान और जहान दोनों जरूरी है। तो अगर ये कहते हैं कि भाई जान तो बची गई थी, हम लोग जहान बचाने के लिए हमने कुछ ढील दी, जरूरत की और लोगों ने भी ढील की, तो कुछ गलतियां हुई, कुछ चूकें हुई, अब हम उसको सुधार रहे हैं। तो निश्चित रूप से जो आज जो छवि का जो क्षरण हुआ है वो नहीं होता। मैं इसलिए उदाहरण दे रहा हूँ, 1985 का विधानसभा चुनाव था उत्तर प्रदेश का, चौधरी चरण सिंह की बेटी सरोज वर्मा को छपरौली से टिकट दिया गया। बहुत नाराज थे सारे जाट वहां के किसान नेता कि भाई छोरी को क्यों टिकट दे दिया, अब छोरी हमारे सर पर राज करेगी, अब हमारे ऊपर छोरी बैठेगी, और सब इस बात पे थे कि ये जो है हरा दो। और सोमपाल शास्त्री कांग्रेस से लड़ रहे थे। चौधरी साहब प्रचार करने जाते नहीं थे कभी छपरौली या बागपत, वो आखिरी दिन प्रचार के दिन एक रैली करते थे बड़ौत में। तो उनसे कहा गया कि चौधरी साहब आपको इस बार जो है ये जाके समझाना पड़ेगा, लोग बहुत नाराज हैं। चौधरी चरण सिंह गए, बड़ौत में रैली की उन्होंने, और रैली में उन्होंने पहले सारा भाषण दिया, बाद में कहा कि भाई तुम लोग बड़े नाराज हो कि छोरी को टिकट दे दिया। अरे भाई छोरी जिद कर बैठी तो मैं क्या करता, अब गलती हो गई, माफी ना मांगूंगा, मैं माफी ना मांगूंगा, गलती हो गई, दे दी टिकट, अब जिताओ हराओ तुम्हारी मर्जी। तो लोगों ने कहा अब देखो चौधरी ने बात तो गलती तो मान ली भाई, माफी क्यों मांगेगा चौधरी, हमारा नेता है, माफी कैसे मांगेगा, गलती हो गई गलती। तो गलती मानना भी, माफी मांगने की जरूरत नहीं होती अगर आप गलती मान लें, लेकिन गलती मानेंगे तभी तो सुधार होगा।
फिर सच सच जो है, जो फैक्ट्स है, उनको छिपाने की कोई जरूरत नहीं है। आप बताइए कि हाँ भाई इतने लोग कोविड से मरे हैं, इतने इससे मरे हैं, ये गलतियां हुई हैं, और उसके बाद उसका निराकरण करिए। लेकिन सच को अगर आप छिपाएंगे तो निराकरण कैसे होगा? इसीलिए सही कह रहे हैं सतीश जी भी, सिंह साहब भी, कि फैक्ट्स तो कभी ना कभी तो सामने आते ही हैं। किसी भी सरकार के समय जो भी, चाहे वो दंगे हों, चाहे वो जो है प्राकृतिक तबाही हो, चाहे जैसे हो, मौतों की गिनती छिपाए नहीं छिपती, सामने आ ही जाती है। हम लोगों ने बड़ी रिपोर्टिंग की है, दंगों में प्रशासन गलत पहले बताता है 2 मरे 3 मरे, लेकिन जब ग्राउंड रिपोर्टिंग होती है तो सारी पोल खुल जाती है। मलियाना हाशिमपुरा की घटना है तो मेरठ के दंगों की हमें मालूम है कितना छिपाने की कोशिश की गई, लेकिन सामने आ गया बिल्कुल सारा सच, जाके हम लोगों ने रिपोर्टिंग की। और वीरेंद्र सेंगर ने हाशिमपुरा कांड की जो रिपोर्टिंग की चौथी दुनिया में, हमने मलियाना कांड की रिपोर्टिंग की, तो और सारी चीजें सामने आई, और तो छिप नहीं सकता। अच्छा, भारतीय मीडिया मान लीजिए चले, तो अंतरराष्ट्रीय मीडिया भी जो है इस समय, वो भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में उसकी पूरी एक्सेस है। सैटेलाइट का जमाना है, उसके करस्पॉन्डेंट हैं, ऑफिसर्स हैं, ब्यूरोज हैं, उसके स्ट्रिंगर्स हैं, बहुत सारे लोग उनके लिए काम करते हैं, बहुत सारे हिंदुस्तान के पत्रकार उनके लिए पार्ट टाइम काम करते हैं, तो कैसे चीजें छिपेंगी? और अब तो सोशल मीडिया का जमाना आ गया, हर आदमी जर्नलिस्ट है, हर आदमी रिपोर्टर है, तो आज के जमाने में तो छिपाना और मुश्किल है। तो मुझे लगता है कि सरकार को और सत्ताधारी दल को तथ्य छिपाने की बजाय, कांग्रेस पर दोष मढ़ने की बजाय, आप कांग्रेस से लड़िए, वो आपकी राजनीतिक लड़ाई है, आप उसको जो करना हो करिए, उसमें हम लोगों को लेना देना नहीं है, लेकिन कोविड पर फोकस करिए, और कोविड पे जो गफलत हुई है, जो संघ प्रमुख जी खुद कह रहे हैं, उस गफलत को दूर करके स्वीकार करिए, और बहुत सारी चीजें भी ठीक करने के लिए हैं, उनको ठीक करिए। जी, लेकिन सिंह साहब, ये देखने की जरूरत है कि बेशक सत्य सामने आ जाता है, तथ्य सामने आ जाते हैं, लेकिन अगर ये मानसिकता हो कि हम प्रोपेगेंडा से, नरेटिव चेंज करके हम लोगों को या तो उस तरफ से ध्यान हटा सकते हैं या उनकी मानसिकता को बदल सकते हैं। अगर ये मानसिकता हो सरकार की, सरकार के हाथ में बड़ा मीडिया है, बहुत प्रचार तंत्र है उसके पास, हम मानते हैं कि मेन स्ट्रीम मीडिया का 90-95% उनके इशारों पर चलता है। ऐसी सूरत में आप बेशक सत्य जान रहे हो, यहाँ बैठकर सच की बात कर रहे हो, फैक्ट रख रहे हो, लेकिन इसकी भी अपनी एक सीमित ऑडियंस है, हम सीमित लोग तक पहुंच रहे हैं। इस तरह के जितने प्लेटफॉर्म है उनकी एक लिमिटेशन है, लेकिन जो बड़ा मीडिया है वो उस प्रचार तंत्र के जरिए जो उसके साथ में काम करता है, इसका कॉन्फिडेंस है, चाहे संबित पात्रा हो या पूरी जो बीजेपी की मशीनरी है जो मीडिया हैंडल करती है, उसको लगता है कि हम इस तरह से चीजें कर सकते हैं, इसलिए दूसरी चीजें करने की जरूरत नहीं। नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं कि भारतीय समाज इरेशनल है, तार्किक नहीं है, अवैज्ञानिक सोच है। ये बिल्कुल सही है कि इसमें ये कोई कहने की जो नेता तो नहीं कहते हैं, लेकिन हम लोग कह सकते हैं कि इरेशनल समाज है, जिसमें कि आज भी आप ये कह के कि साहब हमारा साइंस तो बहुत इम्प्रूव था, उसमें तो हाथी का सिर लगा दिया आदमी पे, और शल्य चिकित्सा हमारी इतनी अच्छी थी, हम तब वाइवन, ये सब आप कह सकते हैं। और इससे एक बड़ा वर्ग है मुतासिर होता है, क्योंकि रेशनल साइंटिफिक थिंकिंग नहीं है उसकी। तो आपकी आदत पे आ जाता है कि नहीं, हम जनता को घुमा सकते हैं। और खास करके आइडियोलॉजिकल पार्टीज की दिक्कत यही है कि जिस दिन वो एक्सेप्ट कर लेगी गलती, तो वो इंडिविजुअल की गलती नहीं होगी, वो पूरे उनके पूरे आइडियोलॉजी की। लिहाजा आइडियोलॉजिकल पार्टी में, हालांकि यहाँ पे उल्टा हुआ है कि मोदी एक देवत्व धारण कर लिए हैं और पार्टी उनकी चेरी हो गई है, लेकिन फिर भी चूंकि देवत्व धारण कर चुके हैं और ये माना जाने लगा है कि साहब ये व्यक्ति साधारण नहीं है, और आपको याद होगा कि कई मंदिर बनवाने का भी चल रहा था। तो जब अच्छा, ये भारत का होता है कि जब बहुत प्यार देता है, बहुत सम्मान देता है, तो वो गुरु से गोविंद हो जाता है, और कुल मिला के वो देवत्व धीरे धीरे उसमें डालने लगता है। अब देवत्व की समस्या यह है कि जिस दिन उसने कह दिया कि मुझसे गलती हुई है, तो वो देवत्व से नीचे आ जाएगा। और जिस दिन आया तो ये सारी जनता जो है वो क्या, ये तो अपने में से है, ये तो हम ही लोग की तरह 2 हाथ 2 पैर वाला है, ये वो नहीं है जो हम समझ रहे थे, उस दिन मामला गड़बड़ा जाएगा। तो इसलिए उससे वो नीचे आ नहीं सकता। उस देवत्व के पेडेस्टल को वो छोड़ के और कहे कि मुझसे गलती हुई, ये संभव नहीं है, इसलिए वो नहीं करेगा, वो कॉन्टिन्यूअस डिनायल मोड में रहेगा। अब आपको बता दें, ब्रिटेन में दीवारों पे ग्राफिटी थी
कोरोना इज अ लाई, कोरोना झूठ है। तो जब यहां तक हम जा सकते हैं और वो भी ब्रिटेन में, तो भारत में इसको बताना कि कुछ भी नहीं हुआ है, वो तो एक टूल किट आया, तो ये कांग्रेसियों ने पूरा प्लान बना के भारत की इमेज भी खराब की। जब ये कह सकते हैं कि साहब बलात्कार की खबर जो वो हुआ है निर्भया का, बताइए कितनी विदेशों में हमारी इज्जत गई। अगर हमारी सोच इतनी इस लेवल पे ये घुमा सकते हैं कि देखिए साहब, जो लोग ये बलात्कार दिल्ली का पर चर्चा कर रहे हैं कि दिल्ली पुलिस फेल हो गई, ये देशद्रोही हैं, क्योंकि ये विदेशों में इसकी इमेज खराब कर रहे हैं भारत की। अगर हम तर्क को यहां तक भोंडा और इतना नासमझी का कर सकते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता को गुमराह करना बहुत मुश्किल नहीं है। हम लोग लाख कोशिश करते रहे, लेकिन हम लोग की कोशिश सिर्फ यही होनी चाहिए कि हम बेयर फैक्ट्स दें और उनको एक क्रम में परोस दे और बता दे कि भाई निष्कर्ष ये है, आप लोग अपना डिसाइड कीजिए, लेकिन आपकी थिंकिंग साइंटिफिक हो, ये हमारी कोशिश होनी चाहिए हर मीडिया के व्यक्ति की, और शायद हम सब लोग उसके प्रति समर्पित हैं। इसीलिए ये फैक्ट्स हम दे देते हैं और एक कॉन्केटेनेशन ऑफ इवेंट्स कहा जाता है, घटनाक्रम, उसमें हम परोस देते हैं कि ये देखिए इसकी वजह से ये कोरोना बढ़ा है, ये गफलत थी, ये अहंकार था, और ये आपको विनम्रता ना होने की वजह से आपका जो अहंकार था उसमें आपने ये गलतियां की। नतीजा ये हुआ कि कोरोना का सेकंड वेव आज हमें हर केस लोड हमारा 4 लाख 3 लाख से ऊपर पहुंच रहा है। तो ये जब हम बताते हैं तो कुछ जनता में असर पड़ता है और वो थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस होने लगती है और लॉजिक को अपने चेंज करती है। यही हमारी कोशिश होनी चाहिए, वो गवर्नमेंट चाहे कोई भी हो, हमारी कोशिश इतनी ही रहती है। जी सतीश जी, आपको जोड़ना चाहते थे वो भी जोड़िए। और मेरा आखिरी सवाल है, इस चर्चा का आखिरी सवाल है, बल्कि मैं ये कहना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ कि जो अभी राजनीतिक चुनौतियां हैं बीजेपी के सामने, तुरंत जो जैसे उत्तर प्रदेश का चुनाव है और कुछ राज्यों के चुनाव है, क्या उन चुनावों की जो कहना चाहिए तात्कालिक दबाव है, वो भी इस तरह के हथकंडे के लिए विवश कर रही है बीजेपी को कि किसी भी तरह से मैनेज करना है इसको? ये इस तरह से अगर दूसरी तरह से मैनेज करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। बिल्कुल, मैं एक ही शब्द में जवाब देना चाहता हूं कि ये बिल्कुल बात है, और देश में जो पोलराइजेशन जैसी चीजें होती हैं वो बढ़े। जी, तो ये पोलराइजेशन का टूल किट है बीजेपी का? तो बिल्कुल नहीं, हम टूल किट किसका है वो तो जिसके ऊपर आरोप है वो जवाब देंगे, लेकिन बहुत तरह की चीजें अभी ऐसे होंगी जो कोरोना के ट्रांसमिट को ढकने के लिए कोशिश की जाएंगी। जी विनोद जी, हाँ जी प्लीज आप बताएं, बोले। नहीं, आप कुछ पूछ रहे थे, उसी में जोड़ दूंगा मैं। आप कुछ पूछ रहे थे, आप कुछ कह रहे थे। हाँ, मैं यही पूछ रहा था कि एक टूल किट तो उसने बीजेपी ने कांग्रेस का बताया है, लेकिन मैं कह रहा हूँ जो बीजेपी कर रही है वो भी उसका एक टूल किट ही तो है, अपना टूल किट इस्तेमाल कर रही है वो। तो उस टूल किट का मकसद क्या ये भी है कि राजनीतिक चुनौतियां जो सामने आ रही हैं उनको मैनेज करना? देखिए, टूल किट शब्द तो मैं इस्तेमाल इसलिए नहीं करूंगा कि टूल किट पता नहीं किस संदर्भ में इस्तेमाल किया जाता है, मैं तो जानता भी नहीं कि टूल किट क्या होता है। मैं तो वो टूल किट जानता था जो हमारे गाड़ी में, स्कूटर में जो है रिंच विंच होती थी, और जब कार खरीदी तो कार में एक पाना और वो स्टेपनी उतारने वाला, वही हम कहा जाता साहब ये टूल किट ले लीजिए। क्यों सिंह साहब, वही टूल किट, हम तो उसी टूल किट को जानते हैं। नहीं, सोशल मीडिया का टूल किट, सोशल मीडिया का बौद्धिक टूल किट। हाँ, ये सोशल मीडिया में ये इंस्ट्रक्शन देने का एक जो पूरा पैकेज होता है वो टूल किट कहलाता है, सिंपल सी बात। लेकिन हम लोग तो उसी वही टूल किट जानते थे जो स्कूटर में और मोटरसाइकिल में और गाड़ी में चलती है। खैर, देखिए, भारतीय जनता पार्टी का और पूरे संघ परिवार का कोर डीएनए जो है वो हिंदुत्व है। जैसे जो कांग्रेस है उसका कोर डीएनए सेकुलरिज्म है, जैसे जो कांग्रेस और बीजेपी के अलावा जो पार्टियां हैं लोकदल और समाजवादी राजनीति की, उनका कोर डीएनए सामाजिक न्याय। तो पार्टियां हमेशा जब संकट में आती हैं तो अपने कोर डीएनए की तरफ जाती हैं, वो सफल हो या असफल हो। आप देखिए, जब भी कभी बिहार में चुनाव होगा तो लालू प्रसाद यादव तुरंत आरक्षण पर जाएंगे, बीएसपी तुरंत आरक्षण पर जाएगी, बहुजन, क्योंकि वो कोर डीएनए, बीजेपी का कोर डीएनए हिंदुत्व है, और हिंदुत्व ने उसको सफलता भी दिलाई है। राम मंदिर आंदोलन के बाद जो बीजेपी की ग्रोथ बढ़ी है
और जो लगातार वो केंद्र की सत्ता में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में आई, सारा कुछ आई, और उसके बाद मोदी जी के नेतृत्व में आई, और उत्तर प्रदेश में जिस तरह, तो हिंदुत्व उसका कोर डीएनए है, और कोर सबसे बड़ा हथियार है हिंदुत्व। और हिंदुत्व कैसे होता है? हिंदुत्व हमेशा पोलराइजेशन से ही होता है। हिंदू ध्रुवीकरण से ही हिंदुत्व का जो है वो फसल लहलाती है। पश्चिम बंगाल में उन्होंने आप देख चुके हैं, दिल्ली के चुनाव देख चुके हैं, वहां नहीं चला दोनों जगह, लेकिन वो छोड़ेंगे नहीं उसको। वो आखिर में उत्तर प्रदेश के चुनाव, जो आपने कहा ना, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, पंजाब, 4 चुनाव हैं 2022 में एक साथ। पंजाब में बीजेपी बहुत ज्यादा स्टेट नहीं है, वहां अकाली और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी भी वहां मैदान में है। उत्तराखंड बीजेपी, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश और गोवा, इन 3 जगह बीजेपी सत्ता में है, और तीनों जगह वो चुनाव उसको लड़ना है और सत्ता बचानी है, जिसमें उत्तर प्रदेश सबसे महत्वपूर्ण है और उसके बाद उत्तराखंड है। हिंदुत्व का जो है अभी जो कोरोना की स्थिति है, उसमें सारा सब कुछ फेल हो गया है। लोग हिंदुत्व भूल गए हैं, लोग सामाजिक न्याय भूल गए हैं, लोग धर्मनिरपेक्षता भूल गए हैं। वो सिर्फ जो है सिर्फ अपनी जान बचाना चाहते हैं, और जो हुआ है उसके लिए कौन जिम्मेदार है, इस पर चर्चा हो रही है। इसलिए एक बार फिर हिंदुत्व को गर्म करके, उत्तर प्रदेश दूसरी प्रयोगशाला है जहां बाकायदा लगातार सफलता भी मिली उसको। तो अगर, और योगी जी जो है वो हिंदुत्व के ब्रांड एम्बेसडर हैं, वो तो बिल्कुल साक्षात हिंदुत्व हैं। मोदी जी के साथ तो गवर्नेंस भी था, डेवलपमेंट भी था, हिंदुत्व भी था, लेकिन योगी जी तो साक्षात हिंदुत्व हैं, वो तो पूरा सशरीर हिंदुत्व है। तो इसलिए जो है आखिरकार जो कुंभ को जोड़ा गया है इस टूल किट में, वो कुंभ क्यों जोड़ा गया? कुंभ, हम सब लोग जो है पूरे सोशल मीडिया पे सबने कुंभ को लेकर के तमाम सवाल उठाए कि साहब कुंभ इस समय, कुंभ की वजह से तो कुंभ को बदनाम किया जा रहा है। देखिए, हिंदुओं के सबसे बड़े आयोजन को बदनाम किया जा रहा है, और ये कौन कर रहा है? ये सेकुलरिस्ट, ये कांग्रेसी, ये कम्युनिस्ट, ये टुकड़े टुकड़े गैंग, ये सो कॉल्ड। तो एक तरह से फिर जो है लोगों को, हाँ यार बात तो सही, हमारे उसको ईद से जोड़ दिया जाएगा, रमजान से जोड़ दिया जाएगा। तो कुल मिला करके वो पोलराइजेशन की स्थिति तो है ही। अरे भाई, गाजा पे जो बमबारी चल रही है इजराइल की, उसका तक को तो इस्तेमाल हो रहा है सोशल मीडिया पे, उसको लेकर के जो है किस तरह से जो है ऐसा लग रहा है जैसे भारतीय युद्ध जीता जा रहा हो, पता नहीं भारतीय फौजें आगे बढ़ती चली जा रही हो, जिस तरह से लोग बम बम गदगद हैं। तो वो सारा जो है कुल मिला करके ध्रुवीकरण का तो आखिरकार वो उनका मुख्य हथियार है। एक तरह से उसको ब्रह्मास्त्र कहें, कोई अस्त्र कह लें आज की भाषा में, वो सफल हो असफल हो वो तो नतीजे बताते हैं। क्योंकि बंगाल के नतीजों से पहले हम सब मान रहे थे कि कितना पोलराइजेशन हुआ, पता नहीं, हो सकता है बीजेपी 150 क्रॉस कर जाए, हो सकता है ममता बनर्जी 100 के नीचे आ जाए। दिल्ली में हम लोग मान रहे थे पोलराइजेशन, लेकिन नहीं हुआ। लेकिन फिर भी वो पार्टी उसको छोड़ती नहीं है, क्योंकि वो उसका कोर आइडियोलॉजी का सबसे मूल मुद्दा है। जिस दिन उसको छोड़ देगी उस दिन वो पार्टी का आइडियोलॉजिकल बेस ही खत्म हो जाएगा। जी, तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि ये जो बीजेपी ने टूल किट का मुद्दा उछाला है, उसके मुख्य रूप से 2-3 अर्थ आप निकाल सकते हैं, निष्कर्ष निकाल सकते हैं। पहला तो ये कि अपनी सरकार की खामियों को छिपाना है, उनसे ध्यान रखना है, और दूसरा ये कि एक ऐसा विमर्श रचना है जिसमें लोग जो उसका कोर मुद्दा है हिंदुत्व, या उसके आधार पर जो उसकी राजनीति है, उसको आगे बढ़ाया जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए, धन्यवाद। बहुत शानदार जानदार चर्चा थी, और मुझे लगता है कि हमारे दर्शकों को निश्चित रूप से बहुत अच्छे इंसाइट्स मिले होंगे इस चर्चा से। बहुत बहुत धन्यवाद।